गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 20 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से जुड़े करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी वन ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। जो कंटेंट हम आपको वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं, सेम कंटेंट आपको पीडीएफ में मिलेगा, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई होगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किसने फ्रांसीसी राजनयिक यानी फ्रेंच डिप्लोमेट जीन अर्नोल्ड को अफगानिस्तान और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने निजी दूत यानी पर्सनल एनवॉय के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आता इसी फॉर्मेट में, इसी ऑप्शन के साथ, तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाते अगर आपको क्वेश्चन ना मालूम होता। क्योंकि देखिए, चारों ही ऑप्शन जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो इसमें कुछ पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अलग से हाईलाइट करके कि आप कौन से ऑप्शन के साथ इसमें जाते हैं। बहरहाल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटरेस। तो देखिए, तो एंटोनियो गुटरेस ने फ्रेंच डिप्लोमेट जीन अर्नोल्ड को अफगानिस्तान और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने पर्सनल एनवॉय के रूप में नियुक्त किया है। तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच जो भी निगोशिएशन या फिर पीस एग्रीमेंट होगा, उसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जीन अर्नोल्ड की होगी। साथ ही आपको बता दें कि एंटोनियो गुटरेस ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। कौन से नंबर के हैं? 9th नंबर के हैं। और इससे पहले यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन से यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल पहले किसी देश के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे और उनमें एक ऑप्शन में ये भी थे, एंटोनियो गुटरेस भी थे। तो यही सही आंसर होगा क्योंकि ये इससे पहले पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो ये आपके लिए जानना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के किसानों ने फ्रूट केक आंदोलन यानी मूवमेंट को शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में फल का उत्पादन करने वाले किसानों ने फ्रूट केक को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा आंदोलन शुरू किया है। इसके तहत बेकरी में तैयार केक की जगह फल से बने केक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इससे कोरोना के दौरान पैसा कमाने में भी किसानों को मदद मिल रही है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र से जुड़े अगर हम हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो महाराष्ट्र का जो साइबर क्राइम प्रिवेंशन डिपार्टमेंट है, इसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े सस्पेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए इंटरपोल से क्रॉलर नाम का एक सॉफ्टवेयर प्राप्त किया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लैकफिश ये महाराष्ट्र सरकार का एक चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के अगेंस्ट एक अभियान है। तो इसके तहत ही इन्होंने ये क्रॉलर सॉफ्टवेयर जो है इंटरपोल से प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की यरवदा जेल से जेल टूरिज्म प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है। साथ ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इंक्यूबेशन सेंटर को सेट करेगा यानी स्थापित करेगा। नंदोर मधवेश्वर इसको जो है महाराष्ट्र की पहले रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया है। तो आपको ये जानना चाहिए कि नंदोर मधवेश्वर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। साथ ही ऋचा चड्ढा, इनको महाराष्ट्र गवर्नर ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है। साथ ही महाराष्ट्र की लोनार लेक को भी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। साथ ही एशिया की पहली सोलर पावर्ड इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल ये भी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। और सुनील शेट्टी को भी महाराष्ट्र गवर्नर ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में वनवासी समागम यानी फॉरेस्ट ड्वेलर्स कन्वेंशन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। स्पेसिफिकली बात करें तो सोनभद्र में जो ये सेवाकुंज आश्रम है, यहाँ पर इन्होंने वनवासी समागम का उद्घाटन किया है और इन्होंने यहाँ पर सेवाकुंज आश्रम की
नई बिल्डिंग को भी इनॉग्रेट किया है। ये बिल्डिंग एनटीपीसी द्वारा बनाई गई है। साथ ही प्रेसिडेंट ने मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी टेम्पल को भी विजिट किया है। देखिए, अगर आप किसी सिविल सर्विसेज जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी स्पीच में जो भी चीज़ें आपकी आती हैं वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो बैंक के एग्ज़ाम के लिए तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप और कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर यूपी से स्पेसिफिक कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ने अपने बयान में ये भी कहा है कि वनयोगी बाला साहब देशपांडे ने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की थी और अवध बिहारी ने सेवा समर्पण संस्थान की स्थापना की थी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स। तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने अभ्युदया स्कीम इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग्स आइडेंटिफाई करने के लिए 16 डिजिट यूनिकोड अनाउंस किया है। साथ ही कुशीनगर एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है कोविड-19 के बेहतर मैनेजमेंट के लिए। साथ ही जो यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको सुलझाने के लिए वरासत ड्राइव इसको लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है सिंगापुर को बुद्धा राइस या फिर जिसे काला नमक राइस भी बोलते हैं ये एक्सपोर्ट करेगी। और उत्तर प्रदेश सीएम ने सिद्धार्थनगर में काला नमक राइस फेस्टिवल इसको लॉन्च किया है। साथ ही गुड़ महोत्सव या फिर जैगरी फेस्टिवल ये भी लखनऊ में जो है आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन देश में एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। तो फ्रेंड्स, बिहार में जो भी इन्वेस्टर मेज और मोलासेस, ब्रोकन राइस, रोटन ग्रेन्स इनसे डायरेक्टली एथेनॉल बनाना चाहते हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो बिहार ने अपनी एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी 2021 लॉन्च की है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 है इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें इन्वेस्टर्स को 15% गवर्नमेंट सब्सिडी प्रदान की जाएगी और मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। साथ ही SC, ST, EBC, वुमेन, डिफरेंटली एबल्ड और एसिड अटैक सर्वाइवर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें 15.75% की सब्सिडी इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए टारगेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि भारत का टारगेट किस साल तक इस चीज़ को पाना है या क्या टारगेट है। तो यहाँ पर याद रखिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो ये जो टारगेट है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल, ये पहले 2030 था, लेकिन अब इसको 5 साल एडवांस कर दिया गया है। एडवांस मतलब पहले प्रीपोन कर दिया गया है। तो भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इसको प्राप्त कर लेंगे। तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सीएम आपको मालूम होगा नीतीश कुमार है और गवर्नर है फागू चौहान, कैपिटल है पटना। अब देखते हैं बिहार से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स। तो खरबत ताल ये बिहार की पहली रामसर साइट बन गई है। और बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम था कलरव, तो ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में आयोजित किया गया। साथ ही बिहार का एक ट्रेडिशनल टॉयज है कन्या पुत्री, तो इसको हाल ही में इंडिया टॉय फेयर में प्रदर्शित किया गया। साथ ही जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है JDU, इसने अपना एक मंथली माउथ पीस जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मुखपत्र, इसको लॉन्च किया, इसका नाम है संधान। साथ ही बिहार सरकार ने UNEP के साथ एक पैक्ट साइन किया है, किससे रिलेटेड? क्लाइमेट रेजिलेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि बिहार में जो मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। और बिहार की एक गर्ल हैं ज्योति कुमारी, इनको यहाँ पर एंटी ड्रग एब्यूज प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही यहाँ के सीएम नीतीश कुमार ने टेलीमेडिसिन और इमरजेंसीज के लिए अश्विन पोर्टल और वंडर ऐप को लॉन्च किया है। तो ये सभी हमने अपने प्रीवियस मॉड्यूल्स में कवर किए हुए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल ग्रीन प्रमाण पत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यूरोपियन कमीशन।
तो फ्रेंड्स, यूरोपियन कमीशन ने एक चीज़ प्रपोज की है कि हम डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट इसको जो है लॉन्च करेंगे, ताकि जो भी लोग हैं जिन्होंने अपनी कोविड रिपोर्ट जो है वो अपना मोबाइल ऐप या फिर डिजिटली उसको सेव करके दिखा सकते हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कोई भी दिक्कत ना हो विद इन यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो उनके बीच जो है उनका जो आना जाना हो उसमें कोई रुकावट ना आ सके। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, यूरोपियन कमीशन तो ये यूरोपियन यूनियन की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो कि लेजिस्लेशन और डिसीजंस, ठीक है, और जो यूरोपियन यूनियन की ट्रीटीज़ हैं तो इनको मैनेज करने का कार्य करती है। डे टू डे बिजनेस भी इसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इसकी भी 27 मेंबर्स स्टेट्स हैं यानी कंट्रीज़ हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और इसकी लोकेशन है ब्रुसेल्स और लग्जमबर्ग में। इनमें इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं ये इन दोनों जगह पर लोकेटेड हैं। मानव प्रदर्शन संकेतक इंग्लिश में बात करें तो ह्यूमन परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अनुसार किस देश ने कार्यस्थल की संतुष्टि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, यानी वर्क प्लेस सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो यह है इंडिया में। अच्छा, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडेक्स, ये किया गया है JLL के द्वारा, जोन्स लैंग लासाले ये नाम है। तो इन्होंने ह्यूमन परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसको लॉन्च किया है एशिया पैसिफिक के लिए। तो इसमें कहा है कि भारत में जो वर्क प्लेस सेटिस्फैक्शन है ये 98% है और इसके बाद दूसरे नंबर पर है चाइना। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो लूनर पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स जिसे हम कहते हैं, इसरो और निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक संयुक्त रोबोट चंद्र मिशन है, यानी जॉइंट रोबोटिक लूनर मिशन है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जाक्सा। जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है। ये और इसरो ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, 2024 में जो चंद्रमा है इसके साउथ पोल रीजन में एक लूनर रोवर और लैंडर इसको जो है भेजने वाले हैं। अच्छा, तो इसमें इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है, जो जाक्सा है ये इसमें जो है रोवर को बनाएगा और H3 लॉन्च व्हीकल ये प्रोवाइड कराएगा, जबकि इसरो जो है ये यहाँ पर लैंडर को डेवलप करेगा। तो लैंडर इसरो के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा और रोवर जाक्सा द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छा, इसी तरह का एक ये भी आप जान लीजिए कि इसरो और नासा मिलकर निसार नाम की सैटेलाइट भी लॉन्च करेंगे 2022 में। जम्मू और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज किस नदी पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चेनाब। तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में खबर में इसलिए है क्योंकि ये जो ब्रिज है इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये पूरा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो है एफिल टावर है, तो इससे 35 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। तो एफिल टावर जो है ये 324 मीटर है, इससे 35 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो समुद्र तल से अगर हम इस ब्रिज की ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर्स है और ये पूरी लेंथ जो है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये 1315 मीटर है पूरी लेंथ जो है इसकी, ठीक है। और जो ये आर्च है इसको बोलते हैं आर्च, ये जो है 467 मीटर की है और ये जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो यहाँ पर वही सही बातें बताई हैं जो मैंने आपको उस पिक्टोरियल जो इमेज है उसके थ्रू बताई है। 315 मीटर लॉन्ग है, इसकी जो आर्च है वो 467 मीटर की है और 359 मीटर अबव सी लेवल है और 35 मीटर हायर देन एफिल टावर है और 266 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड्स को भी ये जो है झेल सकता है और साथ ही इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है ये 120 साल है। और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट इसके तहत बनाया गया है, इसी का ये एक हिस्सा है। किसके द्वारा बनाया गया है? एयरकॉन, KRCL और नदन रेलवे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव किस स्थान पर आयोजित हुई? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पंचकुला यानी हरियाणा में। तो पंचकुला के रामगढ़ फोर्ट में 10th इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पंचकुला में 2021 खेलो इंडिया गेम्स जो हैं होने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल 3R ये तो आपने सुने होंगे ना।
और इस बार इसका थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग अवर रिसाइकलिंग हीरोज। 2021 में इसका थीम है सेलिब्रेटिंग अवर रिसाइकलिंग हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जनरल बिपिन रावत और जनरल दीपक कपूर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। अच्छा, ये तो आप जानते होंगे कि जनरल बिपिन रावत तो आप जानते हैं, और जो जनरल दीपक कपूर हैं ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। और ये बुक किसके द्वारा एडिट की गई है? लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह के द्वारा और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों में सभी पदों के आरक्षण का आधार वर्ष क्या होगा? इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द बेस ईयर फॉर रिजर्वेशन ऑफ ऑल पोस्ट इन द फोर्थ कमिंग पंचायत पोल्स इन द उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में जो भी आगामी पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो उसमें बेस ईयर क्या रहने वाला है? तो ये रहने वाला है फ्रेंड्स 2015 रहने वाला है। तो इससे पहले जो है गवर्नमेंट 1995 इसको बेस ईयर रखना चाहती थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने कहा है कि नहीं, 2015 इसका बेस होना चाहिए। 2021 इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, कौशल्या शंकर। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम मॉनिटरिंग के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? हु विल चेयर द कमिटी विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, H.K. मित्तल। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिए कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसके द्वारा जारी की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाएगी? जो इसका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि किसके द्वारा ये एग्जीक्यूट की जा रही है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा ये एग्जीक्यूट की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जो ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, तो यहाँ पर सीड फंड जो है इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी स्टार्टअप होता है तो उसे कुछ जमा पूंजी चाहिए होती है, ठीक है, अपना कार्य शुरू करने के लिए। तो जो भी इन्वेस्टर इसमें पूंजी लगाता है और बदले में वो इक्विटी स्टेक अपने चाहता है बदले में, यानी इन्वेस्ट करने के बदले वो इक्विटी स्टेक चाहता है उस स्टार्टअप में, तो उसको बोलते हैं सीड फंड। इस तरह का जो फंड प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सीड फंड काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, खुद से भी आप इसको देखिएगा क्या होता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है सीड फंड। अच्छा, तो H.K. मित्तल की कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, ये चेयरमैन करेंगे इसमें। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इस स्कीम का मकसद क्या है, कि जो स्टार्टअप द्वारा जो भी प्रोडक्ट हैं उनके ट्रायल्स, उनको मार्केट में एंट्री किस तरह दी जाए, उनका कमर्शियलाइजेशन, तो इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये स्कीम जो है 2021-22 से शुरू होकर अगले 4 साल तक के लिए रहेगी, ठीक है, यानी 2025 तक ये रहने वाली है। और फ्रेंड्स, ये कब से इंप्लीमेंट होगी? 1 अप्रैल 2021 से इंप्लीमेंट रहेगी और इसका टोटल कॉर्पस रहेगा 945 करोड़ रुपए, जो कि अगले 4 साल के लिए आवंटित किया गया है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 14 मार्च, और इसका थीम रहा है मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म्स? सिंगापुर। World Energy Transitions Outlook report is released by which agency? International Renewable Energy Agency. Who is the current National Security Advisor to the Prime Minister of India? Ajit Doval. Which country chaired the first meeting of the BRICS Contact Group on Economic and Trade Issues? India. और इसका थीम रहा है BRICS at 15, Intra-BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगता है, तो वीडियो को एक लाइक तो आप जरूर दे सकते हैं। कोई भी आपकी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कीजिए, हम उसको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। चिनार डे इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट और यूटी? व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द ISSF वर्ल्ड कप 2021? हुज मेमोयर इज माई लाइफ इन फुल, Work, Family and Our Future? Which city will host the Asian Boxing Championship 2021? Which company has developed the first ever PCs with plastic waste in ocean? और फ्रेंड्स, साथ ही
आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।